वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड इन टुडेज लेक्चर हम 11th स्टैंडर्ड का एक और टॉपिक कवर करेंगे और आज स्टार्ट करेंगे दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ही इजी चैप्टर है। बेसिकली आपको कुछ जर्नल एंट्रीज याद करनी होंगी, डिफरेंट कंडीशंस आपको दे रखी होंगी, सो यू मस्ट बी अवेयर एंड फेमिलियर विद द कंडीशंस गिवन इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब बिल्स रिसीवेबल की बात आती है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली आपको कुछ जर्नल एंट्रीज याद करनी होंगी एंड फिर जो भी आपको कंडीशन क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से यू हैव टू मेक द एंट्रीज एंड बेसिकली छोटा मोटा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें जो बिल का अमाउंट है उस पर भी करना होगा। सो इट इज नॉट एज टफ एज डिप्रिसिएशन या एडजस्टमेंट्स वाला जो हमने लास्ट चैप्टर कवर किया है। तो अगर आपको ये कंडीशंस ये चीजें याद हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई माइंड में, तो जर्नल एंट्रीज भी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अब ये वो चैप्टर है जब हम काफी सारी जर्नल एंट्रीज करते हुए अभी तक आए हैं, सो यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द एंट्रीज। अभी तक आपको प्रैक्टिस भी हो गई होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, देन प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग सेम तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो बेसिकली हाउ डज बिल ऑफ एक्सचेंज कम इनटू पिक्चर। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, क्लियर। अब ए ने कुछ गुड्स सेल करे बी को फॉर 50,000 सपोज, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहली बात तो क्या हो गया, ए क्रेडिटर हो गया, क्यों? क्योंकि उसे पैसे मिलने हैं, और बी यहाँ पे हो गया डेटर, क्लियर। तो अब जब ये क्रेडिट सेल हुई या क्रेडिट परचेजेस हुई, जैसे सपोज बी ने ए से ही कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए 50,000 पे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हियर, ठीक है। तो अब बी ने क्या किया, इंस्टेंटली वो बोला कि मेरे पास 50,000 नहीं है, आई कैन नॉट पे यू नाउ, लेकिन मैं 2 महीने बाद आपको पे कर दूंगा। क्योंकि ये चीज वर्बली कही गई है, तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द आईज ऑफ ए, ठीक है। ए को ये लगता है कि अगर 2 महीने बाद ये इसने डिनाई कर दिया या इसने मुझे पैसे नहीं दिए, देन आई विल लूज माई मनी, आई विल बी इन लॉस, क्लियर। तो क्या करेगा अब अब ए क्या करेगा कि ए एक डॉक्यूमेंट साइन, एक ड्राफ्ट बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा राइटिंग में, क्योंकि बी ने तो वर्बली बोल दिया, लेकिन ए उसको लीगली अपने पास रखने के लिए, लीगल प्रूफ रखने के लिए ही विल मेक अ डॉक्यूमेंट, ही विल ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, और उसमें एक अनकंडीशनल एक ऑर्डर लिख देगा कि आई ऑर्डर यू टू पे 50,000 आफ्टर 2 months सो एंड सो, इस जगह पे, क्लियर। ये ऐसा कुछ उसने ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट बनाया, स्टैम्प्ड पेपर पे डॉक्यूमेंट बनता है जो कि हमें कोर्ट से प्रोवाइड होता है, क्लियर। क्योंकि अब ये स्टैम्प पेपर है, कोर्ट से प्रोवाइड हुआ है, तो अब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है। अब बी अगर बी ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता या इस चीज से रन नहीं कर सकता कि आई वोंट पे यू आफ्टर 2 months, ही हैज टू पे, क्लियर। तो क्या करेगा, स्टैम्प पेपर लेगा ए और उस पे एक ड्राफ्ट बनाएगा, डॉक्यूमेंट लिखेगा, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब ये ऑर्डर कर रहा है कि यू हैव टू पे मी 50,000 आफ्टर 2 months, ठीक है। अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी कंडीशन पे ये बेस्ड नहीं होता कि पे मी, आई ऑर्डर यू टू पे मी 50,000 एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक अनकंडीशनल एक ऑर्डर कंटेन होता है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, और ये स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। तो ए एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेगा बी के लिए जिसमें लिखा होगा कि भाई तुम्हें 50,000 रुपए मुझे पे करना है। तो when B will accept, B उसके टर्म्स पढ़ेगा, कंडीशन पढ़ेगा, और B ने अगर वो ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा, जब तक B उस पे साइन नहीं करता तब तक इट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इफ नॉट साइंड, क्लियर। अब B ने उसे पढ़ा एंड B इज ओके विद द कंडीशंस कि भाई ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपको 50,000 यहाँ पे इस जगह पे कर दूंगा, क्लियर। अब बी ने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो जैसे ही बी साइन करके उसको एक्सेप्ट करेगा,
साइंड एंड वो लिखेगा एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड, इट्स कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट को वो रीड करेगा, साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो लिख देगा एक्सेप्टेड, तो इट विल बी कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। So as soon as a bill is signed and is accepted by the debtor, it is called bill of exchange. Now अब डेटर को हम पहले तो क्रेडिटर की बात करते हैं। ए ने बिल ड्रॉ करा और फिर बी को प्रेजेंट कर दिया, तो ए इज नोन एज द मेकर ऑफ द बिल। ठीक है, या इसको हम बीआर की लैंग्वेज में बोलेंगे ड्रॉई, सॉरी ड्रॉयर। ठीक है, इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में बोलेंगे ड्रॉयर। मतलब ए ने अगर बिल ड्रॉ करा तो ही इज द ड्रॉयर ऑफ द बिल, और बी ने बिल को रीड करके एक्सेप्ट कर लिया तो ही इज नोन एज द ड्रॉई ऑफ द बिल। ठीक है, तो जो बिल बनाता है, ड्राफ्ट करता है, उसको राइट करता है, दैट इज द ड्रॉयर ऑफ द बिल, और जिसके लिए बनाता है दैट इज द ड्रॉई ऑफ द बिल। ड्रॉई को हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ही इज द वन हु इज एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो अपना यहाँ पे एक्सेप्ट लिखता है और वो साइन कर देता है। इट मीन्स कि उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस he is accepting it and he is okay with all the conditions, और जब ये साइन कर देता है तो इट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? अच्छा, अब ए तो ड्रॉयर भी हो गया और पेई भी होता है। मेकर हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे फिलहाल आप समझ लो कि ए ड्रॉयर है और इसको हम पेई भी बोल सकते हैं, और बी ड्रॉई है, इसको हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या हो गए कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, क्लियर, इट मस्ट बी ड्राफ्टेड ऑन दी स्टैम्प्ड पेपर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, या इस पे अपना एक वो होना चाहिए, सील होनी चाहिए कंपनी की। क्लियर? और इसके बाद क्या है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल, और also it must be signed by the drawer of the bill। ठीक है, तो दोनों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है बीआर को, उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए और ड्रॉई के भी सिग्नेचर होना चाहिए। सो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड ड्यूली साइंड बाय द ड्रॉई ऑफ द बिल। क्लियर? और क्या होना चाहिए, और आखिरी बात ये होनी चाहिए कि इट मस्ट कंटेन द डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट टू बी पेड। अब 50,000 का परचेज किया था, 50,000 सेल करे थे गुड्स क्रेडिट पे, तो ये अमाउंट क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एक डेफिनेट अमाउंट मेंशन होनी चाहिए पेमेंट की, और एक प्लेस भी मेंशन होनी चाहिए कि कहाँ पे ये पेमेंट हम फाइनली करेंगे। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया। ये एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेगोशिएबल मींस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्लियर? और ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेंशन्ड है। क्लियरली? क्लियर? तो अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है, कौन इसे ड्रॉ करता है, किस लिए ड्रॉ करता है, क्यों ड्रॉ करता है, कौन कौन सी इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर ए ने गुड्स सेल करे बी को क्रेडिट पे, तो ए एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉयर, और ये पेई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसे आखिरी में पेमेंट मिलनी है। अब अगर बी ने ए से गुड्स खरीदे तो ऑब्वियसली बी को ही पेमेंट करनी होगी ए को, तो इसलिए हम ए को पेई भी बोलते हैं। द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द पेमेंट आफ्टर 2 months या ऑन ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी, उसको हम पेई बोलते हैं। तो जो बिल बनाता है उसको ड्रॉयर और पेई भी बोलते हैं, और जो खरीदता है सामान क्रेडिट पे या जिसको पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए बिल बनता है, उसको हम ड्रॉई और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता तो इसको हम ड्रॉई के अगर सिग्नेचर इस पे नहीं होते तो इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट, और जैसे ही ड्रॉई इसके टर्म्स एंड कंडीशन रीड करता है एंड इज ओके विद एवरीथिंग, वो साइन करता है और लिखता है एक्सेप्टेड,
तो इट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इस बिल में दोनों के, दैट इज ड्रॉयर और ड्रॉई, दोनों के ही सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक्स हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, अब प्रॉमिसरी नोट की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रॉमिसरी नोट, पे यहाँ लिख देते हैं हम। क्लियर? अब प्रॉमिसरी नोट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स के भी सारे रूल्स और रेगुलेशंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में मेंशन होते हैं, और ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब सपोज देयर आर टू पार्टीज, ए और बी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए एंड बी। क्लियर? अब ए ने कुछ गुड्स सेल करे बी को, ये भी 50,000 के थे। क्लियर? तो ए पे, ए यहाँ हो गया क्रेडिटर और बी यहाँ हो गया डेटर। अब क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये हो रहा था कि जो सामान बेच रहा था, जो क्रेडिटर था, वो बिल ड्रॉ करता था, मींस ड्रॉयर बिल लिखता था, ड्रॉ करता था ड्रॉई पर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, ए ने सामान बेचा बी को 50,000 पे क्रेडिट पे, तो अब यहाँ पे बी एक प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद ये पेमेंट 50,000 पे कर दूंगा। ओके, दिस वॉज कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, दिस विल कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। ठीक है, यहाँ ऑर्डर कर रहा है, यहाँ प्रॉमिस हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो अब प्रॉमिस यहाँ पे कर रहा है, तो प्रॉमिस कौन कर रहा है, बी कर रहा है ए को, तो ऑब्वियसली अब बी इज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो अब ये नोट बना रहा है बी, तो ये नोट अगर बी बनाएगा या बी राइट करेगा, ड्राफ्ट करेगा, तो ये हो गया मेकर। ठीक है, और किसके लिए बना रहा है, ए के लिए बना रहा है, ए को पेमेंट मिलनी है, तो ये हो गया पे। मतलब पर्सन फाइनली डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बिल जिसके पास भी होगा उसको पेमेंट होगी, या प्रॉमिसरी नोट ड्यू डेट पे, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे जिस पार्टी के पास होगा उसको पेमेंट होगी। तो इस केस में दो ही पार्टीज हैं, बी को ए को पेमेंट करनी है, तो ड्यू डेट पे ए के पास ही प्रॉमिसरी नोट होगा, इस केस में भी ड्यू डेट पे ए के पास ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, तो बी ए को पे करेगा। तो यहाँ पे ये पेई भी हो सकता है, ड्रॉयर भी हो सकता है। यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है मेकर, एक होती है पे। क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट एज सच कोई बहुत लंबी ज्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं दी आपकी बुक्स में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, एक स्पेसिमेन दिया है प्रॉमिसरी नोट का, लगभग ये सेम ही होता है, दोनों के सिग्नेचर होते हैं इसमें भी। क्लियर? और ये तो था, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट शुड कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, इट मस्ट ऑल्सो बी इन राइटिंग, और प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद 50,000, आई प्रॉमिस यू टू पे ₹50,000 आफ्टर 2 months। क्लियर? तो बेसिकली इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर जिसको हम पेई भी बोलते हैं, ड्रॉय जिसे हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, इसमें मेकर और पेई होते हैं इन्वॉल्व। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ड्यू डेट क्या होती है। नाउ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी का, जिसे हम ड्यू डेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि अगला इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही पेमेंट की का कंडीशन रखता है। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुम्हें 1 महीने बाद दे दूंगा, आफ्टर 3 months आई विल पे यू, आफ्टर 2 months आई विल पे यू। तो अब ये ड्यू डेट हम कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैलकुलेट करते हैं? क्लियर? तो जिस तारीख में बिल ड्रॉ होता है, क्लियर, सपोज हमने बिल्स ऑफ रिसीवेबल BR is drawn on 1st Jan, 1st Jan को हमने ड्रॉ करा, और कंडीशन ये थी कि मैं आफ्टर 2 months पेमेंट हो जाएगी, आफ्टर 2 months पेमेंट और मैं कर दूंगा जितने के भी उसने सामान लिया होगा। क्लियर?
तो अब 1 जैन से हम 2 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 1 फेब एंड 1 मार्च। तो इस केस में हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी कितनी हो गई? डेट ऑफ मेच्योरिटी हो गई यहाँ पे हमारी 1 मार्च। क्लियर? मतलब जो भी डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी और जितना भी उसमें मंथ्स आपको दिया होगा वो कैलकुलेट करना है हमें, और फिर हमारी फाइनली डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट आ जाएगी। नाउ व्हाट इज ग्रेस पीरियड? अब ड्यू डेट की जब हम बात करते हैं तो ग्रेस पीरियड की बात आती है, ग्रेस डेज और पीरियड। क्लियर? अब जो भी हमारी ड्यू डेट निकल के आती है या डेट ऑफ मेच्योरिटी आती है उसमें हम 3 डेज और ऐड कर देते हैं। दिस पीरियड इज नोन एज डेज ऑफ ग्रेस और ग्रेस पीरियड। तो जो भी हमारी ड्यू डेट आई प्लस ग्रेस पीरियड और डेज, तो अब ये 3 डेज हो गए, मैंने बताया अभी 3 डेज। तो ये होगा, अगर ये 1 मार्च है, सपोज दिस इज 1 मार्च, तो इसमें हम 3 डेज ऐड कर देंगे, तो हमारी फाइनल डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई 4 मार्च। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मींस अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ड्यू डेट या डेट ऑफ मेच्योरिटी की बात हो रही है, तो हमें ये देखना है कि कितने मंथ्स के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है। क्लियर? कितने मंथ्स के बाद उसने अग्री किया है कि वो पे कर देगा, और उस डेट से हम अपनी ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम 3 डेज और ग्रेस पीरियड के ऐड कर देंगे, ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। तो 3 डेज को हम ऐड करके जो फाइनल हमारी डेट आएगी दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब ये 1 मार्च नहीं है, अब ये 4 मार्च है। क्लियर? इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं कि सपोज एक कंडीशन आ गई, इन केस ऑफ हॉलीडे और संडे। ठीक है? अगर आपकी ड्यू डेट संडे में आ जाती है, संडे के दिन हो जाती है, या कोई हॉलीडे हो गया, कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, गेजेटेड हॉलीडे के दिन आपकी ड्यू डेट आ रही है, डेट ऑफ मेच्योरिटी हो रही है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो ड्यू डेट हम कंसिडर करते हैं वो होती है एक दिन पहले की। क्लियर? सपोज ड्यू डेट और ग्रेस पीरियड को मिला के 4 मार्च था, अब 4 मार्च या तो संडे पड़ गया, या सपोज संडे पड़ गया 4 मार्च को, तो इस केस में क्या होगा? अगर संडे होगा तो एक दिन पहले, मीन्स 1 डे प्रायर टू ड्यू डेट इज कंसिडर्ड टू बी द न्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो अब न्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी हो गई 3 मार्च। क्लियर? सपोज अब गेजेटेड हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो 15 अगस्त को आपकी ड्यू डेट हो गई, तो 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, गेजेटेड हॉलीडे है, तो इसके एक दिन पहले हम ड्यू डेट कंसिडर करेंगे, दैट इज 14 मार्च। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडेज, या इन केस ऑफ इमरजेंसी, भाई आपकी कंट्री में कोई इमरजेंसी हो गई और अचानक छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ी, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो भी ड्यू डेट होगी वो एक दिन बाद की होगी। क्लियर? सपोज ड्यू डेट हमारी, इस केस में सपोज हमारी थी 4 सितंबर। ठीक है? अब 4 सितंबर को एक दिन एकदम से कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो अब क्या होगा? एक दिन बाद की, तो ड्यू डेट, न्यू ड्यू डेट विल बी, डेट ऑफ मेच्योरिटी विल बी 5 सितंबर। तो संडे को और गेजेटेड हॉलीडेज को अगर हम कंसिडर करें, ड्यू डेट उस दिन आती है तो एक दिन पहले हो जाता है, और कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है अचानक से, तो ड्यू डेट एक दिन बाद की हम कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमें पता चल गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व, और बेसिकली जब हम डेट ऑफ मेच्योरिटी की बात करते हैं तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होती है,
ग्रेस डेज क्या होते हैं, और बेसिकली ये दो कंडीशंस क्या हैं कि अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन ड्यू डेट आ गई या इमरजेंसी हॉलीडे के दिन ड्यू डेट आ गई। क्लियर? आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक कंसेप्ट हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसका डिस्कस कर लेंगे। अब आपको तीन चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ध्यान रखनी है। अगर तो ये हम तीन टर्म्स डिस्कस करेंगे, ये तीन टर्म्स अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ड्यू डेट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अगर बिल एट साइड दिया है क्वेश्चन में कि एक बिल ड्रॉ किया और वो बिल एट साइड था, बिल ऑफ साइड मीन्स नो डेट ऑफ, means no time of payment, time, no time of payment is mentioned। ठीक है? अब 1 लाख रुपए पे करना है बी को, ए ने कहा 1 लाख रुपए पे करना है और उसने बिल ड्रॉ कर दिया और बिल में लिख दिया बिल एट साइट, मीन्स इट इज पेएबल ऑन डिमांड। जैसे ही उसने बिल ड्रॉ करा और उस बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स अब बी इज लायबल टू पे दैट 1 लाख तुरंत, इमीडिएटली। क्लियर? इसको हम बोलते ही हैं बिल विच इज ड्रॉन, जिसमें कि पेमेंट का कोई टाइम मेंशन नहीं होता। अब 1 लाख रुपए पे करने हैं तो उस बिल में कोई टाइम मेंशन नहीं होगा या कोई डेट मेंशन नहीं होगी ऐसा कि 2 महीने बाद करनी है, 1 महीने बाद करनी है या 15 डेज बाद पेमेंट करना है, नहीं। जैसे ही ए बिल ड्रॉ करेगा तो अगर उसने बिल एट साइड लिख दिया, दैट मीन्स द बिल इज ड्रॉन एंड इट इज पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन ऑर्डर इमीडिएटली, कि जैसे ही बिल ड्रॉ हुआ एंड ही इज लायबल टू पे 1 लाख। क्लियर? इसमें कोई भी पेमेंट का टाइम मेंशन नहीं होता। सेकंड इज बिल आफ्टर डेट। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज बिल ड्रॉ हुआ 1 जैन को, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट किया 15 जैन को। क्लियर? तो अब ड्यू डेट हम कौन सी तारीख से कैलकुलेट करेंगे? इसमें दो चीजें होंगी। अगर बिल पे लिखा होगा बिल आफ्टर डेट, दैट मीन्स कि ड्रॉ तो ए ने कर दिया था 1 जैन को, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट बी ने किया उसे 15 जैन को। अब बी को कौन सी ड्यू डेट कंसिडर करनी है? सो बेसिकली अगर आफ्टर डेट की बात हो रही है, दैट मीन्स जिस तारीख पे बिल ड्रॉ हुआ था उसी तारीख के बाद से जो भी टाइम मेंशन होगा पेमेंट का, उस टाइम हम, मतलब इस टाइम से हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब जो भी टाइम मेंशन है, मींस ये टाइम मेंशन है कि 1 जैन को ड्रॉ हुआ और कंडीशन क्या थी कि 2 महीने बाद आपको पे करना है। तो फाइनली अब भी कब पे करेगा? 1 जैन। अगर ये 1 जैन को हुई थी तो 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, और 1 मार्च को हम 3 डेज ऐड कर दें ग्रेस पीरियड के। ठीक है, तो इस केस में अब हमारी ड्यू डेट क्या हो गई? 4 मार्च। अब 15 जैन से कैलकुलेट नहीं होगी ड्यू डेट, 1 जैन से ही कैलकुलेट होगी, जिस तारीख पे बिल ड्रॉ हुआ था। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। और लास्ट एक कंडीशन होती है बिल आफ्टर साइट। अब ये बिल आफ्टर साइट क्या है? सपोज बिल ड्रॉ हुआ 1 जैन को, एक्सेप्ट हुआ 15 जैन को। तो अब ड्यू डेट हमारी कब होगी? अब ड्यू डेट हम 15 जैन से कैलकुलेट करेंगे, ना कि 1 जनवरी से। मीन्स अगर बिल आफ्टर साइट बिल पे लिखा है, दैट मीन्स जब बिल बी ने एक्सेप्ट करा होगा उस तारीख के बाद से वो ड्यू डेट अपनी या मेच्योरिटी डेट अपनी कैलकुलेट करेगा। सपोज इट इज से 1 मंथ, तो 15 जैन से 15 फेब, तो 15 फेब हो गई हमारी एंड प्लस 3 डेज।
कितने ग्रेस पीरियड के 15, 16, 17, 18। तो अब 18 फेब हमारी नई ड्यू डेट हो गई। ओके, अगर 2 महीने होता, सपोज अगर हम 2 महीने लेके चलते हैं, इस सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो जाए। यहाँ पे भी हमने 2 मंथ्स लिया था, यहाँ पे भी हम 2 मंथ्स ले लेते हैं। क्लियर? तो अब 15 जैन से 2 मंथ्स हो गए, 15 फेब एंड 15 मार्च। तो 15 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, तो ये हो गया 18th ऑफ मार्च। क्लियर? तो अगर बिल आफ्टर डेट है तो देखो 4 मार्च को हो गई मैच्योरिटी डेट, और बिल आफ्टर साइट है तो 18 मार्च को। इज इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये 3 कंडीशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बिल एट साइट है मींस पेमेंट का कोई टाइम मेंशन नहीं होता, जैसे ही बिल ड्रॉ करेगा ए, उसी टाइम से बी इज लायबल टू पे दी अमाउंट ऑन डिमांड। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई टर्म आ जाता है तो स्पेसिफिकली आपको ड्यू डेट जब आप कैलकुलेट करते हो डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो वहां पे आपको ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व, व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व, व्हाट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी, ग्रेस पीरियड, एंड फाइनली ये 3 टर्म्स हमने डिस्कस करें। तो ज्यादा कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है नहीं, इसी के बेसिस पे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे हम करेंगे। आपको कुछ कंडीशंस दिए होंगी, बेसिकली 4 कंडीशंस मेंशन्ड है आपकी बुक में। सो ऑन बेसिस ऑफ दोज 4 कंडीशंस देयर आर डिफरेंट जर्नल एंट्रीज जो आपको डिफरेंट पार्टीज की बुक्स में करनी है। क्लियर? सो वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बिहाइंड द कंडीशन की पूछ क्या रहे हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें कंडीशंस पे एंट्रीज करनी है, द सम विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्लियर? सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और इसको उसको भी हम जल्दी से क्लियर कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।